नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बात उन दिनों की है जब एक शांत और सरल जीवन जीने वाला दीनू नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। दीनू दिन रात खेतों में मेहनत कर अपनी पत्नी और 2 नन्हे बेटों के लिए रोटी का जुगाड़ करता था। परिवार में वह अकेला कमाने वाला था और बच्चों की उम्र इतनी छोटी थी कि वे किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकते थे। हालांकि दीनू का जीवन अत्यंत सादगी भरा और अभावों से भरा हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से 2 वक्त की रोटी उनके घर में किसी तरह आ ही जाती थी। किंतु समय की करवट ने जब विकराल रूप लिया, तब गांव में लगातार 2-3 वर्षों तक बारिश न होने के कारण चारों ओर सूखे और अकाल जैसी स्थिति बन गई। हरियाली से लहलहाते खेत अब बंजर भूमि में तब्दील हो चुके थे। अन्न के एक एक दाने को तरसते किसान अब हताश होकर या तो गांव छोड़ चुके थे या फिर शहरों की ओर काम की तलाश में भटक रहे थे। चोरी डकैती की घटनाएं भी गांव में बढ़ने लगी थीं। दीनू का परिवार भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। घर में राशन खत्म हो चला था, बच्चों की भूख बुझाना कठिन हो गया था। एक दिन उसकी पत्नी मोहिनी चिंता से भरे स्वर में कहने लगी, सुनिए जी, गांव के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मेरा कहना मानिए, अब समय आ गया है कि आप भी किसी बड़े नगर में जाकर मजदूरी करें। शायद वहां कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे हम सबकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। मोहिनी की बात दीनू को बिल्कुल सही लगी। उसने ठान लिया कि अब वह भी गांव छोड़कर किसी नगर में रोजगार की तलाश करेगा ताकि अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सके। अगले दिन भोर होते ही उसने एक छोटी सी पोटली में अपना जरूरी सामान बांधा, बच्चों को चूमा और पत्नी की आंखों में उम्मीद की चमक छोड़कर एक अनजान नगर की ओर चल पड़ा। लगातार 2 दिनों की कठिन और थकाऊ यात्रा के बाद दीनू एक बड़े और भीड़ भाड़ वाले नगर में पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह काम की तलाश में हर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। उसने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा, चाहे वह ईंट ढोने का काम हो, बर्तन मांजने का या फिर किसी दुकान पर सामान उठाने का। वह हर काम को ईमानदारी और लगन से करता। धीरे धीरे नगर में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा फैलने लगी। लोग उसे काम पर बुलाने लगे और उसे अच्छे पैसे भी मिलने लगे। दीनू बहुत समझदारी से केवल उतना ही खर्च करता जितना उसकी रोटी और रहने के लिए जरूरी होता। बाकी बचे पैसों को वह एक छोटी सी थैली में जमा करता रहता, मन में ये सोचते हुए कि थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ और पैसे जोड़ूंगा, फिर अपने परिवार के पास लौट जाऊंगा। वहीं सोच, वहीं मेहनत और ईमानदारी के बल पर दीनू ने नगर में रहते हुए लगातार कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया और अंततः 1 लाख रुपये की बड़ी रकम जमा कर ली। दीनू जैसे एक साधारण और निर्धन व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपये की राशि किसी खजाने से कम नहीं थी। यह उसकी वर्षों की कठिन तपस्या और पसीने की कमाई थी, जिसे उसने बड़ी मेहनत और त्याग से जोड़ा था। यही कारण था कि उस राशि को लेकर उसके मन में लगातार चिंता बनी रहती थी। वह अक्सर सोचता, अगर किसी कारणवश यह रकम गुम हो गई या चोरी हो गई तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह जानता था कि इस रकम को हर समय अपने साथ लेकर घूमना मूर्खता होगी, क्योंकि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती थी। यदि किसी चोर या बदमाश को इस थैली का पता चल गया तो वो जान से मारकर उसकी पूरी पूंजी लूट सकता था। घर में भेजने या छिपाने का विचार भी उसे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां से भी यह रकम चोरी हो सकती थी। दीनू का मन तमाम शंकाओं और आशंकाओं से घिरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे यह रकम छिपाते हुए देख न ले, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया में ईमानदारों से ज्यादा चालाक, ठग और लालची लोग भरे पड़े हैं। अंततः लंबे विचार विमर्श के बाद उसने यह तय किया कि वह अपनी जमा पूंजी नगर के सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय साहूकार सेठ गोपी के पास अमानत के रूप में रख देगा। नगर के लोग कहते थे कि सेठ गोपी बेहद ईमानदार, नेक और भरोसेमंद व्यक्ति हैं, जिनके पास लोग अपनी बड़ी बड़ी रकमें निश्चिंत होकर रखते हैं। यह सुनकर दीनू को लगा कि उसकी मेहनत की कमाई वहां सबसे सुरक्षित रहेगी। जब वह गांव वापस लौटने का मन बनाएगा, तब जाकर वह अपनी राशि ले लेगा।
यह निश्चय कर वह सीधे साहूकार गोपी के विशाल हवेली नुमा घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो सेठ गोपी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ संदेह भरे स्वर में पूछा, कहो भाई, किस लिए आए हो? दीनू ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। मैंने बड़ी मेहनत से 1 लाख रुपये कमाए हैं और चाहता हूं कि आप इस रकम को कुछ समय के लिए अमानत के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लें। मुझे इस नगर में इससे बेहतर और सुरक्षित जगह कोई नहीं लगती। सेठ गोपी थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, अरे भाई, मैं तो खुशी खुशी यह काम करूंगा। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए इससे बेहतर स्थान तुम्हें वाकई नहीं मिलेगा। यह सुनकर दीनू के चेहरे पर राहत की झलक दिखी। उसने वह थैली सेठ के हवाले कर दी। सेठ गोपी ने रकम को ध्यानपूर्वक गिना और फिर उसे अपनी बड़ी सी मजबूत लोहे की तिजोरी में रखवा दिया। अब दीनू पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था और वह फिर से काम में लग गया। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में 6 महीने और गुजर गए। अब दीनू का मन घर की ओर लौटने को करने लगा। उसने तय कर लिया कि अगली सुबह वह अपने गांव के लिए रवाना हो जाएगा। इस निर्णय के साथ वह साहूकार के पास पहुंचा और बड़े ही विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी, कृपया करके मेरी अमानत मुझे लौटा दीजिए। कल मैं अपने गांव लौट रहा हूं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कई वर्षों से मेरी राह देख रहे हैं। अब मैं उनके पास वापस जाना चाहता हूं। दीनू की बात सुनकर सेठ गोपी ने एक तीखी नजर से उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, कौन सी रकम की बात कर रहे हो भाई? दीनू थोड़ा चौंका, फिर विनम्रता से बोला, सेठ जी, वही 1 लाख रुपए जो मैंने आपके पास अमानत के रूप में रखे थे। यह सुनते ही सेठ गोपी अचानक गरज उठा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुमने मुझे कब 1 लाख रुपए दिए थे? हद कर दी तुमने तो। तुम्हारे जैसे फक्कड़ आदमी के पास 1 लाख रुपए आएंगे कहां से? अरे, तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी शायद इतने पैसे एक साथ नहीं देखे होंगे। साहूकार की बातें सुनकर दीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अवाक रह गया, जैसे किसी ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया हो। पर उसने खुद को संभाला और साहूकार को याद दिलाने की भरपूर कोशिश की। वह दिन, वह समय, वह थैली, सब कुछ। लेकिन साहूकार ने एक नहीं सुनी। वह और अधिक गुस्से में भर उठा। फिर उसने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे कोई है, इस झूठे उठाई गिरे को मारो और इसे मेरे घर से बाहर निकालो। फिर क्या था, सेठ के नौकर टूट पड़े उस गरीब बेबस किसान पर। उन्होंने बेरहमी से उसकी पिटाई की और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा दीनू, जिसकी आंखों में वर्षों की उम्मीदें तैर रही थीं, अब फटी आंखों और बहते आंसुओं के साथ सड़क पर जा रहा था, हाथ मलता हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ। अपने आप से बड़बड़ाते हुए दीनू दुखी मन से कह रहा था, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बरसों की कमाई, मेरी खून पसीने की कमाई सब लुट गई। अब मैं अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा? क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा? ये कहते कहते वो सड़क पर बेसुध सा चल रहा था कि तभी एक औरत उसकी ओर से गुजरी। जब उसने दीनू को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो रुक गई और हैरानी से पूछने लगी, अरे भाई, तुम जैसे हष्टपुष्ट आदमी को इस तरह रोते हुए देखना बहुत अजीब लग रहा है। आखिर क्या बात है? तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? दीनू ने भारी स्वर में जवाब दिया, बहन, काश तुम्हें मेरी पीड़ा का अंदाजा होता। मैंने अपनी जान झोंक दी कमाने में, दिन रात पसीना बहाया, कभी पेट भर खाना न खाया और ना ही चैन की नींद सोई। बड़ी मुश्किलों से मैंने एक एक पैसा जोड़कर 1 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया। औरत का मन भीग गया, बोली, बताओ भाई, आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। दीनू ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुना दिया। कैसे नगर के मशहूर साहूकार गोपी ने उसके साथ विश्वासघात किया, जबकि सारे नगर में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। यह सुनकर उस औरत को दीनू के प्रति गहरी हमदर्दी हुई। उसने तुरंत कहा, भाई घबराओ मत, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, चलो मेरे साथ, मैं कोई तरकीब सोचती हूं। दीनू औरत के साथ उसके घर चला गया।
वहां औरत ने सबसे पहले दीनू को स्वादिष्ट भोजन कराया, तसल्ली दी और फिर एक बड़ा सा भारी बक्सा निकाला। वो अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं इस आदमी के साथ साहूकार गोपी के घर जा रही हूं। तुम थोड़ी देर बाद चुपचाप हमारे पीछे आना, पर ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख न ले। जब हम साहूकार के घर के भीतर हों और साहूकार इस बक्से को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, तब तुम दौड़ कर आना और कहना, पिताजी ऊंटों के साथ वापस आ गए हैं। बेटे ने हामी भरी। जैसा आप कहें मां। औरत ने बक्सा उठाया और दीनू को साथ लेकर साहूकार के घर की ओर चल दी। उनका बेटा कुछ दूरी पर चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। जब दोनों साहूकार के घर पहुंचे तो औरत ने दीनू से कहा, तुम थोड़ी देर बाद अंदर आना, पहले मैं जाती हूं। औरत अंदर दाखिल हुई। साहूकार ने जैसे ही उसके हाथ में भारी बक्सा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, आओ बहन, कैसे आना हुआ? औरत बोली, साहूकार जी, मेरा नाम आपने सुना ही होगा। मैं अमीर सौदागर जोरावर की पत्नी हूं। मेरे पति अपने व्यापारिक काफिले के साथ दूर देश गए हुए हैं और कब लौटेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर कुछ दिनों से हमारे घर के आसपास चोर मंडराने लगे हैं। मुझे डर है कि कहीं वे इस बक्से को न लूट लें। इसमें हीरे, जवाहरात और सोने की भरमार है। बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर लाई हूं। चाहती हूं कि आप इसे अपने घर में सुरक्षित रख लें। जब मेरे पति लौट आएंगे या मैं खुद आऊंगी, तब यह बक्सा वापस ले लूंगी। साहूकार ने बक्से को उठाया, उसका वजन महसूस किया और लालच से उसकी आंखों में लाली उतर आई। वह सोचने लगा, इस बक्से में जरूर लाखों की दौलत होगी। जोरावर तो बहुत ही रईस व्यापारी है। साहूकार बोला, बहन, निश्चिंत रहो, यह बक्सा मेरे पास पूरी तरह महफूज रहेगा। जब भी चाहो इसे ले जाना। मेरे ईमान पर नगर का हर व्यक्ति भरोसा करता है। औरत ने बक्से को वापस लेते हुए पूछा, आप सच कह रहे हैं ना? मुझे अपना बक्सा ज्यों का त्यों मिलेगा? साहूकार बोला, अरे इसमें शक की क्या बात है? नगर जानता है कि मैं कितना ईमानदार हूं। तभी दीनू अंदर आया। साहूकार उसे देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई देवता सामने आ गया हो। सोचने लगा, ईमानदारी का ऐसा बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इस गरीब को 1 लाख रुपए लौटाकर उस औरत के बहाने यह बक्सा हासिल कर लूंगा जिसमें अनमोल खजाना है। अगर इसके बदले मुझे 1 लाख रुपए भी देने पड़े तो सौदा घाटे का नहीं होगा। फिर वह बोला, बहन, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, यह बक्सा मेरे पास सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। साहूकार के नौकर भी बोले, साहूकार जी जैसा कह रहे हैं उस पर पूरा यकीन किया जा सकता है। साहूकार ने फिर झूठा अभिनय करते हुए दीनू की ओर देखकर कहा, अरे ये तो वही आदमी है जिसने अपनी जमा पूंजी यानी 1 लाख रुपए मेरे पास अमानत के तौर पर रखी थी। सुबह जब यह आया तो मैं इसे पहचान नहीं पाया और इसे कोई धोखेबाज समझ लिया, इसीलिए इसकी रकम लौटाने से मना कर दिया था। साहूकार ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति इसकी पहचान की पुष्टि कर दे तो मैं बिना एक पल गंवाए इसकी रकम वापस कर दूंगा। साहूकार की बात सुनकर वह महिला तुरंत गंभीर लहजे में बोली, साहूकार जी, मैं इस आदमी को लगभग 2 वर्षों से जानती हूं। यह मेहनती गरीब दूर दराज के गांव से रोजगार की तलाश में इस नगर में आया था। पूरे 1 वर्ष तक इसने मेरे घर में काम किया है। दिन रात एक करके इसने अपनी मेहनत की कमाई जमा की है। आप खुद देखिए, इसके हाथों की रेखाओं में गहराई और गड्ढे इसकी मेहनत की गवाही दे रहे हैं। साहूकार ने अपनी चालाक मुस्कान को छुपाते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम इसे जानती हो तो फिर देर करने का कोई कारण नहीं बनता। मेरे भाई, मेरे पास आओ और अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। उसने तत्परता से अपनी तिजोरी खोली, गड्डी में से नोट निकाले और पूरे 1 लाख रुपए दीनू के हाथ में रख दिए। फिर वह महिला की ओर मुखातिब हुआ और बोला, बहन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि इस नगर में सबसे सुरक्षित जगह मेरी ही है। लोग मुझे अपने धन की जिम्मेदारी सौंपते हैं और मैं उन्हें उनका धन 100% ईमानदारी से लौटा देता हूं। इसके तुरंत बाद साहूकार ने उस भारी बक्से की ओर नजरें गड़ा दीं और अधीरता से अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अब तुम निश्चिंत होकर यह डिब्बा मेरे पास छोड़ सकती हो। जाओ, चैन की नींद लो। लेकिन तभी
गली के मोड़ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उत्साहपूर्वक बोला, मां, चलो जल्दी घर चलो, पिताजी ऊंटों और सारा माल लेकर लौट आए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महिला ने बड़ी चतुराई से आश्चर्य का अभिनय करते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब जब मेरे पति लौट आए हैं तो फिर मुझे किसी भी खतरे या चोरी का डर नहीं है। वह मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति साहूकार जी से कम नहीं है, वे खुद अपनी दौलत की रक्षा करने में सक्षम हैं। यह कहकर महिला ने बक्सा अपने सिर पर रखा और वहां से निश्चिंत होकर बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसने दीनू की तरफ देखा और स्नेहपूर्वक कहा, भाई, जीवन में किसी भी परिस्थिति में खुद को इतना कमजोर मत समझो कि तुम टूट जाओ। याद रखो, कोई भी चालाक या धोखेबाज हमेशा जीतता नहीं है, उसकी मक्कारी एक न एक दिन जरूर उजागर होती है। अब तुम अपने गांव लौट जाओ, वहां की जमीन तुम्हारे खून पसीने की कमाई की साक्षी बनेगी। अब वहां जाकर चैन से जियो, जितना भटके हो उसका अब अंत हो चुका है। दीनू की आंखें नम थीं। भावुक स्वर में बोला, बहन, तुमने इस अनजाने शहर में मेरी जो सहायता की है वो कोई सगी बहन भी शायद न करती। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और फिर वह अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके पास न केवल उसकी मेहनत की कमाई थी, बल्कि विश्वास और आत्मसम्मान भी। उधर साहूकार भीतर ही भीतर क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने पैर जमीन पर पटकते हुए कहा, हाय री मेरी किस्मत, सब कुछ तो मेरे हाथों में था। बस 1 घंटे की देरी होती और वह डिब्बा मेरी तिजोरी में होता। वह सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ बक्सा मेरी किस्मत बदल सकती थी, पर सब कुछ लुट गया। हाय री फूटी किस्मत। वह बड़बड़ाते हुए उसी बात को बार बार दोहराता रहा। बेड़ा गर्क हो उस सौदागर का, उसे अभी ही आना था। थोड़ा सा और देर कर देता तो मैं आज मालामाल हो चुका होता। उधर दीनू 3 दिन का लंबा और थकाऊ सफर तय करके अपने गांव पहुंच गया। इतने वर्षों बाद अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। गांव के हालात भी अब पहले जैसे नहीं रहे। सूखा खत्म हो चुका था और चारों तरफ हरियाली फैल चुकी थी। दीनू ने अपने बेटों के साथ मिलकर फिर से खेती का काम शुरू किया। उसने खेतों के लिए बैलों की एक मजबूत जोड़ी खरीदी, अच्छी किस्म के बीज लिए और पूरी लगन से खेतों को संवारने लगा। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया। उसके बेटे जवान हो चुके थे और पड़ोस के गांव की सुशील लड़कियों से उनके विवाह भी संपन्न हो गए। नई बहुओं के आने से घर में रौनक और अधिक बढ़ गई। दीनू और उसकी पत्नी को अब आराम मिलने लगा। घर की देख रेख बहुएं करती और खेतों की जिम्मेदारी बेटे निभाते। इसी बीच वह महिला जिसने दीनू की विपत्ति के समय सहायता की थी, जिसका नाम था आशा, दीनू की मुंह बोली बहन बन चुकी थी। वह समय समय पर दीनू से मिलने उसके गांव आया करती। वहीं हर रक्षाबंधन पर दीनू स्वयं आशा से राखी बंधवाने जाता और अपनी बहन को उपहार देता। समय के साथ दीनू अब दादा बन चुका था। उसके पोते पोतियां आंगन में खेलते और उसका घर अब खुशियों से गुलजार था। खेती बाड़ी की जिम्मेदारी अब बेटों के हाथ में थी और घर की साज संभाल बहुएं बखूबी कर रही थीं। दीनू और उसकी पत्नी अब बुढ़ापे में चैन और सुकून की जिंदगी जी रहे थे। मेहनत, ईमानदारी और आत्मबल का फल आखिरकार उन्हें मिल ही गया था। समय के साथ अब दीनू वृद्ध हो चला था। जीवन की सांझ में जब शरीर थक कर चूर हो जाता है, तब एक दिन अचानक ही बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी मोहिनी का रो रोकर बुरा हाल था। उसका जीवन साथी, जिसकी छांव में उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, अब सदा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था। कुछ ही दिनों में दीनू का अंतिम संस्कार और 13वीं का पूरा विधि विधान से क्रियाकर्म संपन्न हुआ। सारे संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले क्रियाकर्म के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। दीनू की मृत्यु के बाद अब उसकी संपूर्ण संपत्ति और घर की मालकिन बनी उसकी पत्नी मोहिनी। दीनू के दोनों बेटे और बहुएं अब मोहिनी की खूब सेवा करने लगे। दिन रात उसका ख्याल रखते
अच्छे अच्छे खाने खिलाते, फल लाकर देते, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते। लेकिन इस सेवा के पीछे सच्चा स्नेह नहीं, बल्कि एक गहरा स्वार्थ छिपा था, संपत्ति को अपने नाम करवाने का लालच। मोहिनी तो इस दिखावे से भावुक हो उठी थी। उसे यह भ्रम हो गया था कि उसके बच्चे अब वास्तव में उसे सिर आंखों पर बिठा रहे हैं और अपने पिता की कमी को पूरा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में दोनों बेटों ने मोहिनी को बातों में उलझाकर उसके नाम की सारी चल अचल संपत्ति को आपस में बराबर बराबर बंटवा लिया। मोहिनी ने अपने भोलेपन में वह सब कुछ उन्हें सौंप दिया, जिसे उन्होंने और दीनू ने जीवन भर की मेहनत से संजोया था। परंतु जैसे ही सारी संपत्ति बेटों के नाम हो गई, वैसे ही उनका व्यवहार एकदम बदल गया। अब न कोई सेवा बची थी, न स्नेह। मोहिनी को 2 वक्त की रोटी तक के लिए तरसना पड़ने लगा। कभी जो मां बच्चों की आंखों का तारा थी, अब उसके लिए एक घूंट पानी तक पूछने वाला कोई नहीं बचा था। मोहिनी को धीरे धीरे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब पछताने से क्या होता। कुछ महीने इसी हाल में बीत गए। एक दिन दीनू की मुंहबोली बहन आशा, जो वर्षों पहले दीनू की मदद कर चुकी थी, अपनी भाभी मोहिनी से मिलने आई। जब उसने मोहिनी की हालत देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। कभी जो भाभी एक रानी की तरह जीवन जीती थी, आज वह अपने ही घर में उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन जी रही थी। आशा एक तेज तर्रार और समझदार महिला थी। उसने मोहिनी को ढाढ़स बंधाया और वादा किया कि वह उसकी मदद जरूर करेगी। कुछ दिनों बाद आशा फिर मोहिनी से मिलने आई। इस बार उसके हाथों में एक लकड़ी का सुंदर बक्सा था, वही बक्सा जो सालों पहले उसने एक नाटक में इस्तेमाल किया था, जब दीनू को पैसे दिलवाने की युक्ति बनाई थी। घर के सभी सदस्य आशा को बक्सा लिए देख चौंक गए। सबकी नजरें उस संदूक पर टिक गईं। आशा ने मोहिनी को संबोधित करते हुए कहा, भाभी, यह गहनों की पिटारी है, जिसे तुमने वर्षों पहले मेरे पास अमानत के रूप में रखवाया था। अब मैं इसे तुम्हें लौटा रही हूं। इसे अब तुम अपने पास ही रखो और इसका ध्यान रखो। मैं अब यह जिम्मेदारी और नहीं निभा सकती। यह कहकर आशा वहां से चली गई। मोहिनी ने बक्सा उठाया और चुपचाप अपने कमरे में रख दिया। तभी घर के सभी सदस्यों के मन में गहनों की कल्पना कुलबुलाने लगी। बेटों और बहुओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें अब फिर से अपनी मां की सेवा का अवसर मिल गया था। फिर से वही दौर शुरू हुआ। मां को अच्छे से अच्छा खाना, फल, आराम सब कुछ मिलने लगा। दिन में कई बार पूछा जाता, मां, आपको कुछ और चाहिए? लेकिन इस बार मोहिनी ने ठान लिया था, अब वह भावनाओं के बहकावे में नहीं आएगी। बक्से को उसने अपने पास रखा और किसी को उसकी झलक तक नहीं लेने दी। समय बीतता गया, महीने सालों में बदलते चले गए, लेकिन मोहिनी की सेवा में अब कोई कमी नहीं आई। हर कोई उस संदूक की लालच में जी जान से लगा रहा। अंततः एक दिन जब मोहिनी को लगा कि अब उसकी सांसें अंतिम दौर में हैं, उसने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और उस बक्से से गहनों का वितरण किया। सबको बराबर बराबर बांट दिया। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। बेटों और बहुओं ने चैन की सांस ली। सोचा अब बुजुर्ग से भी छुटकारा मिल गया और साथ ही वर्षों की सेवा का इनाम भी मिल गया, गहनों के रूप में। लेकिन जब वे उन गहनों को लेकर सुनार के पास गए और मूल्यांकन करवाया, तो सुनार ने जो बताया उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनार बोला, यह तो पीतल के गहने हैं जिन पर सोने का हल्का पानी चढ़ाया गया है। इनका कोई असली मूल्य नहीं है। यह सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सभी ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हमने पीतल के नकली गहनों के लिए इतने वर्षों तक सेवा की? असल में हुआ यह था कि जब आशा ने अपनी भाभी की दयनीय स्थिति देखी, तो उसने जानबूझकर पीतल के नकली गहने बनवाकर उस बक्से में भर दिए और मोहिनी को दे दिए, ताकि लालचियों को एक सबक सिखाया जा सके। गहनों के लालच में तो सभी ने सेवा की, लेकिन अगर वे अपने कर्तव्य और प्रेम से सेवा करते तो आज पछतावा उनके हिस्से न आता। माता पिता की सेवा लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा और कर्तव्य भाव से करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन सच्चाई सामने जरूर आती है।
तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।